हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट वीक। जो भी घटनाएं इम्पॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, वो हमने कोशिश की है इस वीडियो में डिस्कस करने की डिटेल में। शुरू करते हैं इंडेक्स के साथ, जिसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो दीज आर द टॉपिक्स। शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है अर्बन फॉरेस्ट इन दिल्ली। रिसेंटली जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अर्बन फॉरेस्ट को इनॉग्रेट किया दिल्ली में। उन्होंने 12,000 सीडलिंग्स के साथ एक अर्बन फॉरेस्ट को इनॉग्रेट किया। द मेन पर्पस वाज कि ये जो अर्बन फॉरेस्ट है, ये प्रभाव डालेगा दूसरों के ऊपर भी, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एक्ट करेगा, ताकि जो दूसरे ऑफिसेस हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दूसरी स्टेट्स हैं, वो भी इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट बनाएं अपनी रिस्पेक्टिव डोमेन्स में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन फॉरेस्ट, एक मेथड होता है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड एक मेथड है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट बनाने हैं, आप अपने बैकयार्ड को भी एक फ़ॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, और दुनिया भर में जो अर्बन फॉरेस्ट हैं जो बनाए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फॉलोइंग दिस मियावाकी मेथड. So this was the one which was used to create an urban forest in the heart of Delhi. ये जो टेक्निक है, ये एक जापानीज़ बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी की है, और इस टेक्निक से आप प्लांट ग्रोथ इंश्योर कर सकते हो फास्टर और डेंसर। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मेथड को अगर यूज़ किया जाए तो आप जो आपका अर्बन फॉरेस्ट है वो मेंटेनेंस फ्री हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर फर्स्ट 3 इयर्स। माने कि आपको पहले 3 साल उसकी केयर करनी है, उसके बाद वो मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। इस मियावाकी मेथड की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम वो स्पीशीज़ लगाते हैं पेड़ों की जो वहाँ पे आम मिलती हों। इसी कारण उनकी मेंटेनेंस करना इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो भी वहाँ का टेम्परेचर है, जो भी वहाँ का वेदर है, जो वहाँ पे नेटिव स्पीशीज़ हैं, दे आर वेल अडेप्टेड। सो वंस यू हैव टू नर्चर देम, ताकि वो एक सर्टन लेवल अचीव कर ले, उसके बाद दे कैन ग्रो ऑन देयर ओन. So this method was used, right? Up, like I said, that the forest is made up of trees which are native to the area, and these forests, they are very dense. So much so कि इनका जो surface area है वो 30 times है to a normal greenery of a single layered lawn. जो normal आप lawns देखते हो, उससे 30 गुना ज़्यादा यहाँ पे आपको greenery मिलती है. And at the same time it also has more ability against natural disasters. ठीक है, सो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं इस अर्बन फॉरेस्ट के. एंड लाइक आई सेड, इट विल बिकम सेल्फ सस्टेनेबल बाय अक्टूबर 2021. मियावाकी मेथड बाकी स्टेट्स में भी फॉलो हुआ है. अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेलंगाना में भी फॉलो हुआ है, काफ़ी स्टेट्स फॉलो करती हैं, और दिल्ली में हुआ है इन आवर नेशनल कैपिटल, सो इट बिकम्स ऑब्वियसली बिगर न्यूज़. Then the other thing is that how can an urban forest help Delhi? It will help to reduce the temperature, it will help to increase the moisture. At the same time, जो दिल्ली में pollution है, दिल्ली का pollution level पूरे देश में one of the highest है, उसको help करेगा. These are the lungs of the city, these act as oxygen bank, these act as carbon sink. So right from pollution टू क्लाइमेट चेंज, ये जो अर्बन फॉरेस्ट है हेल्प करेगा सबको कंट्रोल करने में. देन नेक्स्ट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी. सेंट्रल जू अथॉरिटी का एक सिंपल सा न्यूज़ है उससे रिलेटेड कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही है. पहले इसमें चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते थे, अब इसमें 2 मेंबर्स और होंगे. एक मेंबर इंक्लूड किया गया है who would be an expert from the School of Planning and Architecture in Delhi, and the other would be a molecular biologist. So जो पहले members थे उनके साथ इन 2 members को भी include किया गया है. अगर हम सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है.
इसका मतलब है किसी एक्ट के तहत बनी है। कौन सी एक्ट के तहत बनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सेक्शन की बात करें तो 38A है। अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा 10 मेंबर्स, लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें +2 मेंबर्स हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज़ देयर टू कॉम्प्लीमेंट द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जैसे कि आपको पता है जो ज़ूज़ हैं इंडिया में, जितनी ज़ूज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं इन एक्साइट कंजर्वेशन, उन ज़ूज़ की जो एक ओवरसाइट बॉडी है वो है सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी। देन नेक्स्ट इज़ ग्लोबा Andersoni. It is a rare plant. It is a rare and a critically endangered plant species जो कि recently rediscover किया गया है from the Sikkim Himalayas near the Teesta River Valley after a gap of nearly 136 years. So 136 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया, फिर मान लिया गया कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है क्योंकि नहीं दिखता था। अब फिर से इट हैज़ बीन री-डिस्कवर्ड, hence it is in news. The important thing about this plant is that it is endemic to Sikkim Himalayas. It is endemic to Teesta River Valley. तो वहीं पर मिलता है ये आपको। The plant is also known as dancing ladies और swan flowers. अगर हम पिक्चर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको पता चलेगा कि इसको हम क्यों डांसिंग लेडीज़ या स्वान फ्लावर के नाम से जानते हैं। एंड इट वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, राइट, क्योंकि काफ़ी सालों से ये दिखा ही नहीं था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मोस्टली इट इज़ फाउंड नियर वाटरफॉल्स एंड इट इज़ अ लिथोफाइट। लिथो जो वर्ड है कम्स फ्रॉम रॉक, राइट, और फाइट का मतलब है प्लांट। सो इट इज़ फाउंड ऑन रॉक्स एंड इट इज़ फाउंड नियर waterfalls. So this is the plant, how it looks. So if you look, so it looks like a swan और ये काफ़ी ज़्यादा डांसिंग एक फीलिंग देता है. So that is why it is known as dancing ladies and a swan flower. Otherwise it is characterized by white flowers. अगर ये फुल ब्लूम में आप देखोगे तो white flowers होते हैं. Non-appendaged anthers. देखो anthers is a part of a flower which contains pollen. You might have heard about pollen grains. ठीक है, तो pollen होते हैं एंथर्स में। अब इसके जो एंथर्स हैं वो नॉन अपेंडेज्ड हैं, मतलब दे आर नॉट अटैच विद द हेल्प ऑफ अपेंडेजेस। सो दीज आर सर्टन टेक्निकल टर्म्स, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर देम प्लीज़ डू, अदरवाइज इट्स ओके इफ़ यू डोंट। द पार्ट ऑफ द stamen that contains the pollen, right, and a yellowish lip which is very much visible in this picture. Then it is classified as critically endangered and narrowly endemic, mainly restricted to Teesta River Valley region, which includes Sikkim, Himalayas and Darjeeling hill ranges. Now it usually grows in a dense colony as a lithophyte. Lithophyte, like I said, is a plant growing on a bare rock or stone on the rocky slopes in the outskirts of evergreen forest. स्मॉल वाटरफॉल्स के पास आपको ये मिलता है एंड इट इज़ मोस्टली फाउंड एट दी हाइट ऑफ 400 to 800 meters above sea level. Now the point is, because it is so endangered, it is so rare, it must be offered protection. So protection एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि इसको हमें प्रोपगेट भी करना है, राइट, इसका नंबर बढ़ाना है. So what we can do is we can go for micropropagation tissue culture. Micropropagation and tissue culture are technical, techniques. They are very technical things for propagation of plants ex site. So basically आप plants को ग्रो करते हो, उनकी शूट्स लेके उनको लाइक लेबॉरेटरी कंडीशंस में ग्रो करते हो, और जब तक वो थोड़ा लेवल अटेन कर लेते हैं कि जिनको हम प्लांटलेट्स भी कहते हैं, सो दैट वी कैन प्लांट देम इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट, तब तक हम उन्हें लैब कंडीशंस में ग्रो करते हैं. तो इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन कहा गया है, और ऐसा माना जाता है कि अगर हमें इसका नंबर बढ़ाना है नेचुरल इन्वायरमेंट में, सो वी शुड गो फॉर माइक्रो प्रोपगेशन. Then the other important news is उत्तराखंड ओकेस फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र. उत्तराखंड का जो स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है,
उन्होंने हाँ कर दी है फॉर ट्रांसफरिंग द फॉरेस्ट लैंड ऑफ गंगोत्री नेशनल पार्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स so that the Indo-Tibetan border police personnel can easily move on the roads, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए. एंड दिस इज़ ऑब्वियसली आफ्टर द रीसेंट skirmishes एट द इंडिया चाइना बॉर्डर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ऑब्वियसली इम्पेटस मिलेगा और उस इम्पेटस का पार्ट है ये. सिंस दिस लैंड बिलोंग्ड टू अ फॉरेस्ट, सो अ स्पेशल processes have to be followed. So the proposals regarding the land transfer will be sent to the National Wildlife Board, and if these proposals are approved, 73.36 hectares of forest land at 3 different sites of Gangotri National Park will be transferred for the construction of separate roads. If we talk about Gangotri National Park, it is in the Uttarkashi district of Uttarakhand, और यहाँ पर आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट से लेके ग्लेशियर्स सब मिलेगा. The Gomukh Glacier, which is the origin of Ganga River, is also located inside this park. Another important thing is that the northeastern boundary of this park is also the Indo-China border, right? Then the next is Assam keelback. It is a type of a snake, again endemic to Assam, as the name suggests. It was also rediscovered in 2018 by a team of Wildlife Institute of India near a reserve forest on the Assam-Arunachal Pradesh border. So it was also rediscovered, the species. It was rediscovered 129 years after Peel, a British tree planter based in Upper Assam, discovered it. So firstly, it was discovered by Samuel Edward Peel 129 years ago. Then it was again thought to be extinct, and then it was rediscovered in 2018. So the name of this snake is also inspired from name of the person who discovered the snake. So this is how the snake it looks. So 5 scientists from the Wildlife Institute of India retraced the route of Abor expedition. जो Abor expedition थी, which happened in 1911, October 1911 to April 1912. So it was a punitive expedition in the Northeastern Frontier Agency. वहाँ पे एक punitive expedition हुआ और उसको retrace किया गया by certain scientists in 2018. उसके दौरान दिस स्नेक वॉज रीडिस्कवर्ड और भी बहुत सारी स्पीशीज़ को ढूंढा गया. दे वर रिकग्नाइज्ड. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वी हैव 105 snake species, out of which 7 are endemic, out of which this is one of them. So this military expedition, so obviously it was a military expedition, but it also became a zoological and a botanical expedition. Now, if we talk about Assam keelback, it is a mascot for lowland evergreen habitat. So we have something known as Poba Reserve Forest, in which the snake was found. ये जो है, it remains one of the last remaining patches of low elevation tropical wet forest in the upper Brahmaputra valley, so where it was found. Then if we talk about the IUCN status of Assam keelback, it is data deficient. So this becomes very important because data deficient is one of the worst categories to be in, because of the simple reason that enough data is not available. So if you don't know whether it is endangered or whether it is critically endangered, how can you take measures to conserve it? ठीक है, तो आपको जब तक पता ही नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है, आप कैसे मेजर्स लेंगे उसको कंजर्व करने के लिए? Then next is Sankalp Parv. Sankalp Parv is actually our Prime Minister has called for planting at least 5 trees either in office campus or wherever it is possible to ensure clean and healthy environment. So Ministry of Culture ने डिसाइड किया कि वो संकल्प पर्व सेलिब्रेट करेंगे 28 जून से 12 जुलाई तक, और जितने भी मिनिस्ट्री के ऑफिसेज हैं दे विल प्लांट ट्रीज इन देयर कैंपस और एट द सराउंडिंग्स वेर एवर इट इज़ पॉसिबल. So Ministry of Culture recommends 5 trees. So our Prime Minister has recommended 5 trees कि इनको आप प्लांट कर सकते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट द हर्बल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. These 5 trees are Bargat, Avla, Peepal, Ashok and Bel. So
if they are not available, then then the people can plant any other tree, but at the same time you can also plant other trees over and above these, right? So this is how the bargat, this is amla, this is your people. You can actually recognize it by the leaves. This is a shoka tree, this is bale. So these are the trees which the Prime Minister has asked to plant. हर एक एम्प्लॉय को एक ट्री प्लांट करना है ओवर एंड अबव दीज 5 trees, राइट? सो ये माना जा रहा है क्योंकि मानसून सीजन हैज स्टार्टेड, इट इज़ द राइट टाइम फॉर प्लांटेशन, एंड ऑल्सो द एम्प्लॉयज़ शुड टेक केयर ऑफ द plant which is planted by them during the year so that it survives and flourishes. The next is regarding Tilari Conservation Reserve. It is the 7th corridor in Maharashtra to be declared as a conservation reserve. तो एक कॉरिडोर था महाराष्ट्र में जिसको रिसेंटली कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया है. जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने डिक्लेयर किया है. पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, it was a part of Doda Marg Forest Range in Sindhu Durg district, right? It covers 9 villages and it was a corridor. It was a corridor. Corridor होता है कि जहाँ से animals often pass करते हैं, जैसे tigers and elephants. तो कॉरिडोर तो था ही, हैबिटाट भी था. मतलब वहाँ पे not only it was used for passage, but it was also a habitat for the population of tigers and elephants which were moving between the 3 states of Goa, Karnataka and Maharashtra. तो तीनों states से जो animals हैं इस कॉरिडोर का यूज़ करते हैं. So it becomes even more important. So ये जो कॉरिडोर है ये राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महाराष्ट्र to Bhimgarh Wildlife Sanctuary in Karnataka. This could be an important question, right? The land in Tilari is under the forest department, was a reserve forest, so मतलब less protected. तो अभी क्योंकि इसको conservation reserve declare कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ा level of protection बढ़ गया है from development projects. So that is why it is important. Now if we come to conservation reserves, so they are basically buffer zones, ठीक है, या फिर connectors between established national parks, wildlife sanctuaries and reserved and protected forest. So basically दो reserved forest हैं या national park reserve forest है, तो उनके बीच में जो buffer zone है या connectors हैं या corridors हैं वो conservation reserves माने जाते हैं. अब if they are uninhabited and completely owned by the government, so they can be designated as conservation areas. लेकिन अगर privately owned है तो फिर यहाँ पे subsistence ही allow होता है by the communities, ठीक है, ज़्यादा development activities allowed नहीं होती हैं. Then the last one is National Mission for Clean Ganga. So this project has been given loan by the World Bank, ठीक है. So अभी क्या है, इसको 5-year loan मिला है to develop and improve the infrastructure projects to abate pollution in the Ganga river basin. So already phase 1 के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को पहले लोन मिला था एंड दिस इज़ द सेकेंड फेज़ फॉर विच इट हैज़ गॉट लोन. सो ये जो सेकेंड फेज़ है यहाँ पे कुछ तो स्पिल ओवर प्रोजेक्ट्स होंगे, कंटिन्यूटी में होंगे प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट फेज़. एट द सेम टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन गंगा रिवर से, जो फेज़ 1 में जो गंगा रिवर में प्रोजेक्ट्स हुए अब वो ट्रिब्यूटरीज में भी होंगे गंगा रिवर की. So we have 3 new hybrid annuity projects, we have ongoing DBOT projects, ठीक है, और भी बहुत सारे projects हैं. So you don't really need to go through it, but yes, the second phase of loan from World Bank has been approved. तो वो तभी approve होगा जब कुछ progress दिखेगी first phase में. जो फर्स्ट फेज़ था इट हेल्प्ड टू बिल्ड क्रिटिकल सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन 20 पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स अलॉन्ग द रिवर. और ये जो प्रोजेक्ट है सेकेंड फेज़ है ये हेल्प करेगा कि हम इस प्रोग्रेस को ट्रिब्यूटरीज तक लेकर जाएं. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस विच आर रिलेटेड टू मैनेज दिस रिवर बेसिन. सो दिस वाज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए. थैंक यू सो मच.